हेलो एवरीवन। पाठम पर आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम है। तो आज दोबारा से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं हम उनको, ठीक है। और ये क्लास मैं आपको स्टार्टिंग में बताता रहा हूँ किन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए है और किन एग्जाम्स के लिए जरूरी है और आपके लिए कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो जिनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। कोई वनडे एग्जाम मान लीजिए एसएससी का, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेन हो, या रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग या बैंकिंग सेक्टर का वे एग्जाम जो वनडे एग्जाम कहलाते हैं और जिसमें कि इंटरव्यू नहीं होता मोस्ट ऑफ, या फिर जिनके प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी फील्ड में आ गई है तो फटाफट से तुरंत तत्काल से बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि इस चैनल पर यानी कि हमारे पाठ्यम पर, कहाँ पर, पाठ्यम पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, बेसिक टू एडवांस कराई जा रही है, जिसमें कि 30 से 35 लेक्चर रहने वाले हैं कंप्लीट टोटल, और पूरी टोटल कंप्लीट पॉलिटी कराई जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डीपीएसपी अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे संविधान में इसको कहाँ से लिया गया है। इसको हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एक स्टार्टिंग में कि फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें एक आयरलैंड देश भी आता है हमारा। हमने यहाँ से क्या लिया है? हमने यहाँ से लिए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने खुद इनको किस देश से लिया है? वो लिया है भैया स्पेन से। ये क्वेश्चन कई बार बना है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी है, हम हिंदी में जिनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको बोलते हैं हम, कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, सबको पता होगा। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है इनको? स्पेन के संविधान से लिया है। कहाँ से? स्पेन के संविधान से। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। और अनुच्छेद 4 के, सॉरी, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत डीपीएसपी आता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भाग 4 में कौन आता भैया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखना कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ठीक है। कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट मतलब न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक। और इनके बारे में आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए। वैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक और लाइन है केटी शाह की, प्रसिद्ध डीपीएसपी की तुलना उन्होंने की है। डायरेक्टली आपसे पूरा लाइन ही पूछा गया है, डीपीएसपी है क्या? केटी शाह ने एक लाइन में बताया, ये केटी शाह ने बताया, प्रोफेसर केटी शाह यही है, इन्होंने एक लाइन में बताया, बैंक में जमा किए गए एक चेक से की जिसका भुगतान तभी किया जा सकता है जब बैंक के संसाधन इसकी अनुमति दें। अर्थात डीपीएसपी की तुलना उन्होंने बैंक में जमा किए गए एक चेक से कर दी कि जिसका भुगतान तभी किया जा सकेगा जब बैंक के संसाधन इसकी अनुमति देंगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये तो है हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पे डीपीएसपी। अब इनमें हम मौलिक तौर पर, मतलब मोटे मोटे तौर पर क्या अंतर है ये देख ले रहे हैं, ठीक है। ये जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार, कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आते हैं, जो कि भाग 3 के अंदर आते हैं हमारे संविधान के, ठीक है। और ये डीपीएसपी हमारे पास भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार है, मतलब किसी व्यक्ति को
मिल जाते हैं, मतलब जो भी भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया है या फिर भारत से कोई विदेश से घूमने भी आ रहा है, उन सभी को मिल जाते हैं। ठीक है, कौन से? मौलिक अधिकार। ये राज्य के लिए निर्देशित है, राज्य नीतियां बनाता है। ये वो कहलाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर चाहे तो इन्हें लागू कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता है। ठीक है, इनको अप्लाई कराने के लिए, लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। इनको लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों को, लेकिन डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल है ये, फोर्स इन्फोर्सेबल है। ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल, फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का मतलब हो जाएगा इनको फोर्सफुली लागू कराया जा सकता है। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब हो जाएगा इनको न्यायालय के द्वारा फोर्सिबली लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इनका उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही इनके लिए न्यायालय जाया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी भी सरकार के लिए नेगेटिव होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बशर्ते जबकि डीपीएसपी किसी भी सरकार के लिए या किसी भी राज्य सरकार के लिए पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, इनका जो पर्पज है व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करना है, उसकी फ्रीडम की रक्षा करने का अधिकार होता है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, और डीपीएसपी का मकसद जो होता है सामाजिक, आर्थिक न्याय और कल्याण स्थापित करना होता है, मतलब कि एक कल्याणकारी राज्य बनाना इनका मकसद होता है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, और डीपीएसपी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये प्रत्येक अलग अलग राज्य के लिए, शासन के लिए जरूरी है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना कठिन है, बहुत ही ज्यादा। डीपीएसपी में आसान है। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ये सरकार, केंद्र और राज्य के लिए दिशा निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों की तरह काम करते हैं, जिनका पालन कानून और नीतियां बनाते समय किया जाना चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब समझ में आया आपको? जैसे अगर कोई राज्य या केंद्र सरकार कानून बना रही है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने में हेल्पफुल रहता है उस स्टेट के लिए या सेंटर के लिए। ठीक है, इनका पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य, मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, डीपीएसपी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इनको फॉलो करते हुए हम इकोनॉमिकली और सोशली और इकोनॉमिकली अपने लोकतंत्र को मजबूत करें और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें अपने भारतवर्ष में। ठीक है, विशेष कथन जो बताया था मैंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, क्या बताया? अनोखी विशेषता, अनोखी अनोखी विशेषता बताया। और केटी शाह ने इसे एक चेक कहा था जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, बैंक अपने अनुसार ही इसकी अदायगी करेगी। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हालांकि संविधान में इनका कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन समझने के लिए तीन विचारधाराओं में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है ये विचारधारा? सबसे पहली समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितनी विचारधाराओं में इसको बांटा गया है, कौन कौन सा? समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा या फिर उदार वैदिक बौद्धिक विचारधारा। अब ये हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51। अब इन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या आ रहा है भाई? आर्टिकल 36 में आ रहा है राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। केंद्र, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल आदि के बारे में, मतलब स्टेट की परिभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 36 के तहत। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी आप कह सकते हैं इस तरह से। अनुच्छेद 37 निरीक्षक तत्वों की प्रकृति, यह स्पष्ट करता है कि भाग 4 में दिए गए सिद्धांत अदालत द्वारा इन्फोर्सेबल लागू नहीं करवाए जा सकते, लेकिन फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाना राज्य का
कर्तव्य होगा अनुच्छेद 37 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारे पास अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। ठीक है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके और असमानता को कम किया जा सके। मतलब कि आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी के लिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेट का निर्माण करे। ठीक है। स्टेट का निर्माण करे। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 हमसे क्या बोल रहा है? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन होना। ठीक है। संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। अनुच्छेद 39 हमसे बोल रहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा मेल और पुरुष में। अगर कोई भी मेल और फीमेल में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक ही वर्ग के लिए पुरुष को मिल रहा है 800, तो महिला को भी 800 रुपये ही दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 39 हमसे ये बोल रहा है। आर्टिकल 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड प्रदान करें। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, जोड़ा गया है इसमें। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 की बात करें हम, अनुच्छेद 41 में हो जाएगा काम करने की दशाओं के बारे में बताया गया। मतलब काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार। मतलब कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी या विकलांगता, काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह। अनुच्छेद 41 में काम करने की दशाओं के बारे में बताया गया। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि 8 घंटे की ड्यूटी ही क्यों होती है हर जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो या फिर कोई मजदूरी वर्क हो, 8 घंटे की ही ड्यूटी क्यों होती है? तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर अंतर्गत आता है कि कोई भी वर्क करने की मानवीय दशाएं 8 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 8 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है हमसे? मानवीय माहौल, मतलब मानवीय माहौल का होना, महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ प्रदान करना। ठीक है। मानवीय माहौल मतलब ऐसा ना हो कि वहां पे गंदगी बहुत है जहां भी आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है। या फिर वहां बहुत ही पिछड़ापन है, पिछड़ापन मतलब गंदगी है, कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, या फिर वहां सर्वाइव करना ही मुश्किल है, सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो ऐसी जगहों पर काम करने से रोक के बारे में बताया गया अनुच्छेद 42 में। ठीक है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के उचित वेतन के बारे में बताता है। मतलब एक सैलरी के बारे में बात करता है यहाँ पे। एक मिनिमम सैलरी के बारे में बात करता है, एक सही सैलरी के बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 कि भाई कम से कम किसी कार्य के लिए इतना वेतन तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब अनुच्छेद 43A उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों को शामिल शामिल करना 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। आर्टिकल 44 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप इसको मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी भारतवर्ष के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। मतलब कि चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट हो, वट एवर डजन मैटर के वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये आर्टिकल यही बताता है। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर लगा हुआ था ये गोवा के अंदर। ठीक है। और ये गोवा के अंदर आज़ादी से पहले से ही लागू है। ठीक है। और हमारे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है अपना। मतलब पहला स्टेट कौन सा है जिसने यूसीसी को अप्लाई कराया है, अपने अंदर अप्लाई किया गया है, जहां पर वो हो जाएगा उत्तराखंड। मतलब इकलौता ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है अभी उत्तराखंड। और जहां आज़ादी से पहले से ही लागू है वो गोवा हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है मुफ्त शिक्षा, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शुरुआती शिक्षा की व्यवस्था करना अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 46 एससी एसटी और पिछड़े वर्गों का हित। ठीक है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना किसके अंतर्गत आ रहा है? ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। एससी एसटी और पिछड़े वर्गों का हित। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को सुधारना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसी के तहत नशीली दवाओं और शराबबंदी पर रोक लगाई गई है। मतलब आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है हमसे? आर्टिकल 47 बोल रहा है
कि लिकर को प्रोहिबिट किया गया है, लिकर को रोक लगा दी गई है, मतलब लिकर मतलब शराब पर, नशीली दवाओं पर, टबैको पर, इन सब पर आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई स्टेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, किस आर्टिकल के तहत ये रोक लगा सकता है कोई भी राज्य अपने यहाँ? आर्टिकल 47 के तहत, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना और गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध स्लॉटर पर रोक लगाना, मतलब एनिमल हस्बेंड्री और पशु बलि मतलब जानवरों को मारना या फिर उनको वध करने को रोकने के लिए या फिर उन पर प्रोहिबिट करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 48 कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना के बारे में कहाँ बताया गया? आर्टिकल 48 के अंडर बताया गया, उसके अंतर्गत बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण राज्य का कर्तव्य है। किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं जैसे ताजमहल किला या लाल किले की रक्षा करना आदि आता है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। इसी प्रकार से ये था अनुच्छेद 48 से राज्य का कर्तव्य ही है कि वो पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना आर्टिकल 48A के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवाओं मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी को कार्यपालिका से अलग रखना ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करना है किसी भी राज्य में। अनुच्छेद 51 मतलब आर्टिकल 51 हमारे पास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना। भारत की विदेश नीति इसी पर अनुच्छेद पर आधारित है, अर्थात किसी भी राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा दे और राष्ट्र के बीच मतलब राष्ट्र के हित में काम करे। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर इतना सारा आपको डीपीएसपी में ये नहीं पढ़ना है एक एक आर्टिकल, तो आप सिर्फ एक सिंगल स्लाइड का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। आर्थिक न्याय, शिक्षा और बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, कानूनी सहायता, उद्योग और श्रमिक कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता एंड अलग अलग जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो इसमें है काफी, ठीक है। तो ये था हमारा डीपीएसपी के बारे में कंप्लीट सेशन, कंप्लीट क्लास, जिसमें अलग अलग मैंने आपको पर आर्टिकल चीजें बताई हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर आपको सेशन ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना एंड इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। यहीं पर आपको चैनल इसकी क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है, वहां से आप डाउनलोड करके क्लास को रिवाइज कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको आगे अपडेट मिल जाएगा कि और हम पॉलिटी के बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि रहने वाली है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।